अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर हाफिज़ मोहम्मद शाह नवाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारा पाक स्टडी के वीडियो लेक्चर्स का सिलसिला जारी था। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात 1947। याद रखिए, जैसे आपको बताया था कि जब भी हम इस तरह के टॉपिक पे कोई भी बात करेंगे तो सबसे पहले हमने जो काम करना है, जो कॉमन हेडिंग्स हमने लिखनी है, वो है खारजा पॉलिसी की तारीफ़, डेफिनेशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। और बुक के अंदर इसी चैप्टर के शुरू के अंदर ही ये चीज़ मौजूद है। यानी खारजा पॉलिसी क्या होती है कि एक मुल्क का अपने मुल्क की दिफा के हिकमत अमली को जानते हुए, सामने रखते हुए एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुक, इसे हम कहते हैं खारजा पॉलिसी। नंबर टू, जो कॉमन हमने हेडिंग्स लगानी है, जो कि लाजिम और ज़रूरी है, वो है खारजा पॉलिसी के मकासद, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। हमारे खारजा पॉलिसी के मकासद क्या हैं? वो 4 पॉइंट्स जो बुक के अंदर मौजूद है, सिर्फ पॉइंट्स लिखने आपने, और कुछ भी इसके अंदर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, जो कि बुक के अंदर तो हम इसको लॉन्ग क्वेश्चन में तो हम इसको तीसरे नंबर पर लिख रहे हैं, लेकिन ये है पहली हेडिंग, यानी पहला पॉइंट, पहली हेडिंग जो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। आप बुक को देखेंगे तो बुक के अंदर जो चीज़ मौजूद है, एक ब्लू डब्बा बना हुआ है। उस डब्बे के अंदर जो बात लिखी हुई है ना, वो सारी की सारी आपने ईरान का तारुफ, इंट्रोडक्शन ऑफ ईरान, आपने उसके अंदर इंग्लिश वाले बच्चे इसको उस चीज़ को देख करके लिख देंगे। मैं पढ़ भी देखता हूँ। देखिए, इस्लामी जमहूरिया ईरान का सरकारी मजहब इस्लाम है, एमसीक्यूज़ भी आता है। कौमी ज़बान फ़ारसी है, एमसीक्यूज़ है। इसकी करेंसी को ईरानी रियाल कहते हैं, ये भी एमसीक्यूज़ में आता है। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान है, ये भी आता है। और याद रखिए, मैं अपनी बात को कट करते हुए यहाँ बताता चलूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन 2012 से लेके 2024 के पेपरों तक कई दफ़ा आया हुआ है, कई दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको इतनी तवज्जो और ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। और दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। तेल के अजीम ज़खायर की बदौलत इसको बैनुल अक़वामी सियासत में अहम मकाम हासिल है। ये 2 लाइनें आपने इंट्रोडक्शन ऑफ ईरान, ईरान के तारुफ के अंदर आप लोगों ने लिख देनी है। उसके बाद आ गया हमारे पास बुक के अंदर पहला पॉइंट। पहले पॉइंट पे आपने हेडिंग लगानी है हमसाया मुल्क, नेबर कंट्री। जो कि इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इसके लिए नेबरी कंट्री लिखेंगे, नेबर कंट्री, और उर्दू वाले बच्चे इस हमसाया मुल्क। याद रखें, सबसे पहले पाकिस्तान को अगर किसी मुल्क ने तस्लीम किया है तो वो ईरान था। कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर आने के बाद जिस मुल्क ने तस्लीम किया वो ईरान का मुल्क है, और जिसकी वजह से ये एक हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा करीबी मुल्क है। पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। ईरान पाकिस्तान का इस्लामी बरादर हमसाया मुल्क है। क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे पहले ईरान ने पाकिस्तान को क्या किया? तस्लीम किया। इब्तदा ही से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान खुशगवार और मजबूत ताल्लुकात कायम हैं। दोनों बरादर ममालिक ने हमेशा एक दूसरे के लिए अच्छे जज्बात का इजहार किया, बैनुल अक़वामी सतह पर एक दूसरे के साथ ताउन किया। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन के कई समझौते किए जा चुके हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर आपने क्या करनी है? खुशगवार ताल्लुकात, ऊपर आप लोगों ने क्या करना है? लिखना है कि एक अच्छे ताल्लुकात है हमारे इसके दरमियान, इसी पॉइंट वाले इसके अंदर दूसरी तीसरी लाइन के अंदर खुशगवार ताल्लुकात, और नीचे बाहमी मुआहिदात। और बाहमी मुआहिदात जो नीचे है ये वाली हेडिंग, RCD का क़याम। पहले आपने दूसरे टॉपिक में लास्ट वाली लाइन पे, पहले पॉइंट की लास्ट वाली लाइन पे जो हेडिंग है वो आपने बाहमी ताउन, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स। इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो लिखेंगे म्यूचुअल एग्रीमेंट्स, और उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे बाहमी मुआहिदात। देखिए मेरे बेटे, बाहमी ताउन के कई समझौतों पर दस्तखत हुए। इब्तदा में पाकिस्तान की मुआशी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ईरान ने इमदाद की पेशकश भी की। ये आ गया आपका यहाँ तक। ये 3 पॉइंट्स, 3 हेडिंग्स आपकी बनी है पहले पॉइंट के अंदर। नंबर 2, दूसरे पॉइंट के ऊपर जो आप लोगों ने हेडिंग लगानी है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RCD।
RCD का क़याम, सेकंड वाले पॉइंट्स पे RCD का क़याम, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RCD, और बुक में इसकी डेट नहीं लिखी हुई, यहाँ पे मैंने आपको लिख दी है, ये MCQs में आता है RCD का क़याम कब अमल में आया। और याद रखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है 1964 के। हुआ ये कि तीन ममालिक ने, तीन मुल्क कौन कौन से हैं, ईरान, तुर्किया, नंबर 3 पे है पाकिस्तान। इन तीन ममालिक ने मिलकर के एक मुआहिदा किया, उसको बोला जाता है RCD का क़याम, उसे बोला जाता है RCD का क़याम। दूसरे पॉइंट से देखिएगा, पाकिस्तान, ईरान और तुर्किया के दरमियान इलाकाई ताउन बराए तंजीम, इलाकाई ताउन बराए तरक्की एक क्या बनी, तंजीम बनी, इंग्लिश में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ RCD, उर्दू में इलाकाई ताउन बराए तंजीम क्या होती है, शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाएगा। देखिए मुआहिदा के इन तीनों रियासतों को एक दूसरे के करीब लाने का सबब बना जनरल अयूब खान के दौर हुकूमत में। इस मुआहिदे के ज़रिए से ये तीनों बरादर ममालिक एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुआशी ताउन कर रहे थे। ये ताउन मुआशी, अस्करी, सियासी नौयत का था। किन किन चीज़ों पर इन दोनों ममालिक ने मुआशी तौर पर, अस्करी तौर पर, नंबर 3 सियासी तौर पर, ये तीन थे। इसका मकसद कि एक दूसरे का हमने क्या करना है, ताउन करना है। इन तीन मकासद को मद्देनज़र रखते हुए इन तीन ममालिक ने क्या किया है, एक तंजीम बनाई और उस तंजीम के साथ इन तीन चीज़ों के ऊपर एक दूसरे के साथ क्या किया, ताउन किया। तो दूसरे पॉइंट के ऊपर आपने ये हेडिंग लगानी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। नंबर 3, तीसरा पॉइंट जो बुक के अंदर मौजूद है वो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर हुकूमत। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ईरान का क्या किया, दौरा किया, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे एरा ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरा ईरान। उसके जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने मुल्क 1971 के अंदर ईरान गए, ईरान तशरीफ़ ले गए और ईरान के साथ उनके मामलात हुए, और मामलात में एक दूसरे को कर्ज़े भी दिए, और कर्ज़े जो पहले पाकिस्तान ने देने थे तो उनको ईरान ने माफ़ भी किया तामीर नौ की खातिर, क्योंकि 1971 में हमने जंग की थी भारत के साथ और उस जंग में हमें नुकसान हुआ, जिसकी वजह से फिर हमारे उस वक़्त के जो वज़ीर आज़म और सदर थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ईरान तशरीफ़ ले गए, और उन्होंने 1971 में जब वो गए तो उनके आपस के अंदर ताल्लुकात हुए। जो पाकिस्तान ने पहले उनको कुछ पैसे देने थे उनको भी मुआफ़ किया और नए कर्ज़े भी दिए ताकि आप अपने मुल्क को दोबारा से क्या करें, रीन्यू करके उसको अच्छे तरीके से चलाएं। देखिए जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कुर्बतों में इजाफा हुआ। ईरान ने न सिर्फ गुज़श्ता कर्ज़ों में बहुत सी रियायतें दी बल्कि मज़ीद कर्ज़े भी फराहम किए, जिनसे 1971 की पाक भारत जंग के मुज़र असरात कम करने और पाकिस्तान की तामीर नौ करने में मदद मिली। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मजहबी सकाफ़ती ताल्लुकात दोनों रियासतों के अवाम को एक दूसरे के ज़्यादा करीब ले आए। यहाँ तक तीसरा पॉइंट आ जाएगा। फोर्थ वाले पॉइंट पे हमने हेडिंग्स लगानी है मुक़द्दस मकामात। याद रखिए ईरान के अंदर बहुत सारे ऐसे मुक़द्दस मकामात हैं जिनकी हम सब, मैं आप, हम सब मुसलमान उनका एहतराम करते, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनके साथ मोहब्बत करते। हज़रत इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह, हज़रत अली, उसी पट्टी के अंदर उनका भी जो है ना जी करबला का वाक़या भी उसके आसपास करीब पेश आया। तो इस वजह से बहुत सारे मुसलमान, लाखों ज़ायरीन जो है ना जी क्या करते हैं, ईरान तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ पर ज़ियारात वगैरह करते हैं। तो आपने इस पॉइंट के ऊपर क्या करनी है, मुक़द्दस मकामात की आपने हेडिंग लगानी है। पाकिस्तान से हर साल लाखों ज़ायरीन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करने के लिए पाकिस्तान, ईरान जाते हैं। और उसके बाद आ जाता है पाकिस्तान और ईरान, इनके दरमियान आती है एक इस्लामी ताउन की तंजीम, ये अलग है। याद रखें 1964 में ये तंजीम कायम हुई और इस्लामी ताउन की तंजीम भी जो है ना जी बनी कि इसमें 3 मुल्क थे और इस इस्लामी ताउन की तंजीम में ये आगे जा कर के 10 मुल्क बन गए।
10 ممالک نے اسلامی تعاون کی تنظیم میں مل کر کے کیا کیا، حصہ لیا۔ تو اس کو آگے انہوں نے بیان کیا ہے کہ پاکستان اور ایران اسلامی تعاون تنظیم کے نہایت فعال رکن ہیں۔ یہ تنظیم مسلم امہ کے مسائل حل کرنے میں اگرچہ بہت فعال نہیں ہے، مگر کئی چھوٹے چھوٹے مسائل کو انہوں نے کیا کروایا ہے، حل کروایا ہے۔ اور اس کے بعد اس پوائنٹ کے لاسٹ پہ آتا ہے ECO کا قیام، اور یہ کب، اور آپ سے شارٹ کویسچن میں پوچھا جائے گا تو اس کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1985 کے اندر ECO کا قیام عمل میں آیا، جسے ہم کہتے ہیں اکنامک کارپوریشن آف آرگنائزیشن کے رکن ہے۔ تو پاکستان اور ایران اور ممالک کے درمیان جو ہے نا جی پھر ECO کا قیام آیا۔ یہ بڑھتی 1985 کے اندر پھر ECO بن گئی، RCD کا نام تبدیل کر کے ECO رکھ دیا گیا، اور اس کے اندر بھی بہت سارے ممالک کیا ہوئے، شامل ہوئے، جن کا مقصد ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا تھا، تعاون کرنا تھا۔ لاسٹ پہ آ جاتا ہے، لاسٹ پہ جو آپ نے کا پوائنٹ ہے وہ ہے امریکہ کا حملہ۔ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس لاسٹ پوائنٹ کی ہیڈنگ ہے امریکہ کا حملہ، کہ امریکہ نے اپنی فوجیں ایران پر جو ہے نا جی کیا کر دی، چڑھا دی۔ تو ہم اس کو لکھیں گے اٹیک آف امریکہ، امریکہ کا حملہ، کہ امریکہ نے افغانستان کے اوپر، ایران کے اوپر اپنا حملہ کیا، لیکن پاکستان نے کھل کر کے اس کی اس عزائم کی مذمت کی اور کھل کر کے ایران کا ساتھ دیا اور ایران کے ساتھ کھڑے رہے۔ دنیا کے لیول پر بھی، اقوام متحدہ میں بھی، اور ویسے بھی تعاون بھی کیا ان کے ساتھ۔ دیکھیے جی، افغانستان اور عراق پر حملے کے بعد امریکہ ایران کے خلاف بھی کئی بار جارحانہ عزائم کا اظہار کر چکا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امریکہ کے ان عزائم کی حوصلہ شکنہ کی، کھلے الفاظ میں ایران کا ساتھ دینے کا عزم کیا۔ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون میں مزید اضافہ کر کے ایک دوسرے کے لیے، اقوام عالم کے لیے زیادہ کردار ادا کر سکتے ہیں، لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ان دونوں ریاستوں کی مالی، جغرافیائی، صنعتی اور انسانی وسائل سے متعلق تعاون کو باہم فروغ دیا جا سکے، تاکہ یہ ملک کیا کر سکے، ترقی کر سکے۔ یاد رکھیں یہ ہماری ہیڈنگز تو ہو گئیں بک کے اندر موجود، جو ایکسٹرا ہیڈنگز ہم نے اس ٹاپک میں بھی لگانی ہیں۔ نمبر 1 لیاقت علی خان کا دورہ، اور لیاقت علی خان نے بھی 1950 میں جس طرح بھارت کا دورہ کیا تھا، ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا، اسی طرح 1950 میں لیاقت علی خان نے ایران کا بھی دورہ کیا۔ پھر کیا ہوئے، باہمی تبادلے ہوئے، جس طرح معاہدات ہوئے، ایگریمنٹس ہوئے، میوچل ایگریمنٹس، میوچل جو ہے نا جی معاہدات ان کے ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے، اور مسئلہ کشمیر پر حمایت۔ جب بھی بات آئی اپنے ملک میں یا اقوام متحدہ میں، کونسل میں، تو ہمیشہ ایران نے کہا کہ بھارت نے ظلم کیا، پاکستان کی شاہرگ کشمیر ہے اور بھارت نے اس کے اوپر اپنی فوجیں چڑھائی ہوئی ہیں، اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس مسئلے میں کشمیر کی حمایت کی، مسئلہ کشمیر پر۔ اور پاک بھارت جنگوں میں ہمیشہ ایران نے ہمارا کیا کیا، ساتھ دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلم ممالک ہیں۔ تو یہ ہیڈنگز جب آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کلام ایک بہت اچھا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم خلاصہ کلام، ہم خارجہ پالیسی لکھیں گے، نمبر 2 اس کے بعد ہم خارجہ پالیسی کے فورن آبجیکٹو کے جو ہے نا آبجیکٹو آف فورن پالیسی، اس کے ہم مقاصد لکھیں گے، انٹروڈکشن آف ایران، ایران کا تعارف لکھیں گے، نیبر کنٹری ہمسایہ ملک لکھیں گے، خوشگوار تعلقات، میوچل معاہدات لکھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ ہوئے، اور اس کے ساتھ RCD کا قیام 1964 میں، اور 3 ممالک تھے اور معاشی، عسکری اور سیاسی طور پر ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہتے تھے۔ پھر 1971 میں، یہاں لکھا نہیں ہے لکھ دیتا ہوں، MCQs میں بھی آتا ہے، 1971 میں ایرا آف ذوالفقار علی بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو نے ایران کا دورہ کیا 1971 میں۔ پھر اس کے بعد اگلے پوائنٹ پہ ہم نے ہیڈنگ لگانی ہے مقدس مقامات، اور اس کے ساتھ ہم نے ہیڈنگ لگانی ہے نیچے، اسی پوائنٹ کے نیچے اسلامی تعاون کی تنظیم۔ پہلے 3 تھے، پھر 10 ملک مل کر کے اسلامی تعاون کی تنظیم بنائی، اور پھر RCD کا نام بدل کر کے ہم نے اس کو ECO رکھ دیا، اکنامک کارپوریشن آف آرگنائزیشن، اور 1985 میں ہوئی۔ اور پھر اٹیک آف امریکہ، امریکہ کا حملہ، اس کے بعد ہم یہ ہیڈنگز لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری ترقیاں دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔